गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पॉलिटिकल साइंस के पाठ नंबर 4 जिसका नाम है भारत के विदेशी संबंध। भारत के विदेशी संबंध। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। पूछ लिया जाता है बेटो, भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में। महायुद्ध की तबाही। महायुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945। पुनर्निर्माण की समस्या, उपनिवेशवाद की समाप्ति, लोकतंत्र को कायम करना तथा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करना आदि की चुनौतियां विश्व के समक्ष थी। इसके अतिरिक्त भारत के समक्ष अनेक विषम घरेलू परिस्थितियां भी थी, जैसे बंटवारे का दबाव, गरीबी और अशिक्षा। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। कहाँ देती है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के हवालों से कहा गया है कि पूछ लिया जाता है बेटाओ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है? अनुच्छेद 51 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटाओ। अनुच्छेद 51 ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। इसमें कहा गया है कि राज्य को विदेशों से संबंध बनाए रखने हेतु निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। नंबर 2, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। नंबर 3, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर की भावना रखना। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर की भावना रखना। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास करना। गुटनिरपेक्षता की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 खेमों यानी सैनिक गुटों में विभाजित हो गई थी। पूरा विश्व शीत युद्ध के दौर में पूरा विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था तो दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ। पहले का नेतृत्व कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था। दूसरा सोवियत संघ, जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य टकराव जारी रहा। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक टकराव जारी रहा। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। पूछा जाता है बेटाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945। कब आया बेटाओ? 24 अक्टूबर 1945 को। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन 1949 की स्थापना हुई। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। कब हुई बेटाओ? 1949। अनुपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इस दौर में आरंभ हुई। अनुपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इस दौर में आरंभ हुई थी। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेहरू की भूमिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में भारत की विदेशी नीति की रचना की और इसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेहरू की विदेशी नीति के तीन बड़े उद्देश्य थे। नंबर 1, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। और तीसरा था तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। कौन सी नीति बताओ? गुटनिरपेक्षता की नीति का संपादक या प्रतिपादक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों खेमों से दूरी यानी भारत, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जो दो खेमे थे, उनसे भारत ने दूरी बना के रखी। आज़ाद भारत की विदेशी नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। इसके लिए भारत ने शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। भारत शीत युद्ध के दौरान किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ। अफ्रो एशियाई एकता। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावनाओं को देखते हुए नेहरू ने विश्व के मामलों, विशेषकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का सपन देखा था। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए रखे। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू ने बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पेशकश की। किसकी बेटाओ? एशियाई एकता। नेहरू की अगुवाई में भारत में मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में या समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में हो रहे रंग भेद का विरोध किया था। बेटाओ, दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद का यानी जो रंग भेद थी, काले और गोरे के नाम पर जो भेदभाव था, उसका विरोध किया। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ था। पूछ लिया जाता है बेटाओ, बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया। यहाँ पर अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। इसी सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी। किस सम्मेलन में? बांडुंग सम्मेलन में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ था। पूछ जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो। यूगोस्लाविया कौन थे? टिटो। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के थे नेहरू, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती से मानी जाती है। भूल जाता है बेटाओ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया के टिटो, भारत के नेहरू और मिस्र के नासिर की दोस्ती से मानी जाती है। चीन के साथ शांति और संगत। आज़ाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से की थी। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना।
भूल जाता है बेटाओ, चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? वो था भारत। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1949 में। इसके अतिरिक्त शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख नेता चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की। भूल जाता है बेटाओ, पंचशील की घोषणा कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 में। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख नेता चाउ एन लाई के द्वारा। दोनों देशों के बीच यानी भारत और चीन दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह पहला कदम था या अगला कदम था? भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते और उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ जुटती थी। चीन का आक्रमण 1962। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962। चीन के साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते में 2 कारणों से खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भूल जाता है बेटाओ, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? 1950 में। तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें आने पर भारत की बेचैनी बढ़ी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी। 1959 में भारत ने उन्हें शरण दी। कब दी थी बेटा शरण? 1959 में। किसको? दलाई लामा को। दलाई लामा कौन था? तिब्बत के धार्मिक नेता। इससे कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी उठा था। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा। भूल जाता है बेटाओ, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिम और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले 2 इलाके, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन, कौन सा? एक तो है अक्साई चीन, और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। कौन कौन से? अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया था। कौन से इलाके पर? अक्साई चीन पर। इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क बनाई। अक्साई चीन में चीन ने क्या बना ली? एक सड़क, राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए। जिस समय पूरे विश्व का ध्यान 2 महाशक्तियों की तनातनी से पैदा हुआ इस संकट की तरफ लगा हुआ था, उसी समय चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी और व्यापक स्तर पर हमला किए। भूल जाता है बेटाओ, चीन ने भारत पर हमला कब किया था? अक्टूबर 1962 में। इससे पहले में चीन सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। दूसरे हमले में लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीनी सेना को रोक लिया था, परंतु पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से तक पहुंच गई थी। कहाँ तक? असम के मैदानी हिस्से। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। चीन की सेना अपने पुराने जगह पर वापस चली गई। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों जगह धक्का लगा। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों जगह धक्का लगा। इस युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, परंतु इसके साथ साथ राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। इस संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डामाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। पूर्वोत्तर की डामाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दशा में था। कौन सा? पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा दशा में था, अलग थलग पड़ गया था। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका चुनौतीपूर्ण था। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिहाज से यह इलाका चुनौतीपूर्ण था। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नए तरतीब में ढालने की कोशिश शुरू की गई। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दे दिया गया। मणिपुर, त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला था। 1962 के बाद भारत चीन संबंध।
भारत चीन के संबंधों को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए। 1976 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनीतिक संबंध बहाल हो सके थे। कब हुए थे? 1976 भारत और चीन के बीच। चीन के साथ भारत के संबंधों में ज़्यादा जोर व्यापारिक मुद्दों पर रहा था। किस मुद्दों पर? व्यापारिक मुद्दों पर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। पाकिस्तान की स्थापना 1947 में भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप हुई थी। कब हुई थी? 1947, यानी भारत का विभाजन कर दिया और पाकिस्तान की स्थापना हुई। आरंभ से ही भारत तथा पाकिस्तान के आपसी संबंध तनावपूर्ण रहे। आरंभ से ही भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध तनावपूर्ण रहे। 1947 में कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य छाया युद्ध हुआ था। 1947 में कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ। बहरहाल यह संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप न ले सका। यह मसला संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर आक्रमण किया। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर आक्रमण किया, परंतु भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता 1966 के बीच हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दोनों देशों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कौन थे बेटाओ? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान थे। किस भूल जाता है बेटाओ? ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में भारत और पाकिस्तान, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए। भारत ने पाकिस्तान के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए। बांग्लादेश युद्ध 1971। बांग्लादेश युद्ध 1971। सन 1971 में बांग्लादेश की समस्या को लेकर 1971 में बांग्लादेश की समस्या को लेकर भारत तथा पाकिस्तान के बीच पुनः युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में पाकिस्तान पुनः पराजित हुआ। 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भूल जाता है बेटाओ? शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 में। किस किस के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। किस किस के बीच में बेटाओ? भारत और पाकिस्तान के बीच। 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता भारत के पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता भारत के पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान के बीच हुआ और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा भाग इसके हाथ से छीन लिया गया। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा भाग उसके हाथ से छीन गया, अर्थात बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, यानी बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। कारगिल युद्ध 1999। कारगिल युद्ध 1999। सन 1999 में पाकिस्तान ने भारत के नियंत्रण रेखा के कई ठिकानों जैसे द्रास, मस्कोहो, काक्सर, बतालिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। सन 1999 में पाकिस्तान ने भारत के नियंत्रण रेखा के कई ठिकानों जैसे द्रास, मस्को, काक्सर, बतालिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। इससे दोनों देशों के मध्य संघर्ष छिड़ गया। इसे करगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 26 जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए पुनः अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 26 जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए पुनः अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पाकिस्तान के इस आक्रमण की अंतर्राष्ट्रीय जगत में तीव्र आलोचना की गई। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य तनावपूर्ण
तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने हेतु अनेक प्रयास किए गए, जैसे रेल और बस यात्राएं शुरू करना। रेल और बस यात्राएं शुरू करना, द्विपक्षीय वार्ताएं की गई, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति। भारत मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी जी द्वारा कर परमाणु आयुध संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आया, लेकिन इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। किसके निर्देशन में? होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा का उपयोग करने के पक्ष में है। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा का उपयोग करने के पक्ष में है। भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू होती थी जो परमाणु शक्तिहीन राष्ट्र थे। क्योंकि ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू होती थी जो परमाणु शक्तिहीन राष्ट्र थे। मई 1998 में भूल जाता है बेटा, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और दुनिया को यह जताया कि उसके पास भी सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति के इस्तेमाल की क्षमता है। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन वह हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत वैश्विक स्तर पर लागू भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है। इसके साथ ही भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्ति विश्व की रचना हो। विश्व राजनीति के बदलते समीकरण। 1977 के बाद के दौर में भारत में कई गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 के बाद के दौर में भारत में कई गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस दौर में विश्व राजनीति में भी नाटकीय परिवर्तन आ रहे थे, जिनका भारत की विदेशी नीति पर प्रभाव पड़ा। नंबर 1, 1977 के बाद बनी सभी सरकारों ने सोवियत संघ के प्रति झुकाव को कम करने तथा चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और अमेरिका के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने की पहल की। 1977 के बाद बनी सभी सरकारों ने सोवियत संघ के प्रति झुकाव को कम करने तथा चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और अमेरिका के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने की पहल की। नंबर 2, 1990 के बाद रूस का अंतर्राष्ट्रीय महत्व कम हो गया। इसी कारण भारत की विदेशी नीति में अमेरिकी समर्थक रणनीतियां अपनाई गई। दूसरे, सैन्य हितों की बजाय आर्थिक हितों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। किस पर? आर्थिक हितों पर। तीसरे, पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार के प्रयत्न हुए, लेकिन कश्मीर दोनों के बीच मुख्य मुद्दा रहा। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच कश्मीर मुख्य मुद्दा रहा। 1999 में पुनः दोनों देशों के बीच कारगिल संघर्ष हुआ। इससे शांति प्रयासों को धक्का लगा और पाकिस्तान की भारत विरोधी आतंकवादी कार्रवाई के समर्थन के कारण दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है।